चलिए, गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, थोड़ा सा अपन लेट हो गए, जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे। सभी को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो शुरू की जाए। एक बार जल्दी से बताओ, तैयार हो आप सभी? तैयार हैं आप सभी? तो सभी एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगा देंगे। और कल जो है आप सभी ने डेफिनेटली लास्ट तक आप बने रहे थे 10 घंटे, उसके लिए आप सभी को सैल्यूट है। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारा खत्म हो जाए। मतलब कोशिश तो क्या, 3 फेज इंडक्शन तो अपन खत्म ही करेंगे आज के सेशन के अंदर, ताकि कल हम सिंक्रोनस और परसों हमारा स्पेशल मोटर जो है वो हम कंप्लीट कर पाए। तो जल्दी से बताएंगे, तैयार हैं आप सभी? तैयार हैं आप सभी? तो एक बार जल्दी से एनर्जी दिख जानी चाहिए सभी की। और अटेंडेंस भी सभी लगा देंगे, जो भी जुड़ चुके हैं जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए। तो आज हमारा जो है वो, कल हम बात कर रहे थे, कल ध्यान रखना हमने ट्रांसफॉर्मर पूरा कंप्लीट कर लिया था, हमने डीसी जो है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें मैंने आपको कल की क्लास के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल मैं आपको बता चुका था, स्लिप स्पीड मैंने आपको बता दी थी। और मैंने आपको कल की क्लास में लास्ट ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, कौन सा? इफेक्ट ऑफ स्लिप कहां पर? ऑन डिफरेंट पैरामीटर। कहां पर? इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन डिफरेंट पैरामीटर पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां तक अपन सारी चीजें अपन कंप्लीट कर चुके थे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज का सेशन मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको सभी को पता है कि दशहरा आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं। तो आज से, अभी से सभी बेचेस पर 20% ऑफ आप सभी को मिल रहा है। और नीचे कोड मिलेगा फेस्टिवल। उस फेस्टिवल कोड को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फेस्टिवल 20 लिखा होगा, तो वहां पर क्या करोगे, आप इसको यूज करके 20% ऑफ आप ले सकते हैं। और अगर आपको एजे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं ना। चलिए, तो बात करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट होगा टॉर्क कैलकुलेशन के बारे में। तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क, और दूसरा क्या होगा हमारे पास में, रनिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो 3 × 60/2π ns, एंड नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, तो यहां पर आएगा s × E2² डिवाइड बाय R2² प्लस क्या होगा, स्लिप टाइम्स ऑफ x2²। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना स्टार्टिंग का नहीं, ये हमारा रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास में क्या है, फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला है स्लिप की फॉर्मेट में। और स्टार्टिंग में स्लिप को आप 1 कर दीजिए, स्टार्टिंग में आप स्लिप को 1 कर दीजिए। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ये हमारे पास में है फुल लोड टॉर्क या रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा। तो यहां से अगर हम बात करें, आपसे पूछेगा बताओ कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अब वो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हमारे पास में कहीं पर भी हो, चाहे रनिंग में हो चाहे स्टार्टिंग में हो, अगर यही कंडीशन अगर आपको इधर भी पूछता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क के अंदर मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, इसको इसके बराबर कर देना है। किसको किसके, ध्यान रखना, सिंपल तरीके से याद रखना, इसको इसके बराबर कर देना और यहां पर इसको इसके बराबर कर देना। मतलब रोटर रेजिस्टेंस अगर आपका रोटर रिएक्टेंस के बराबर है तो आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर R2 की वैल्यू X2 के बराबर है तो मैक्सिमम होगा। R2 की वैल्यू हमारे पास में किसके बराबर है, ध्यान रखिएगा, स्लिप टाइम्स ऑफ X2 के बराबर है, तो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क जो है वो हमारे पास में क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, टी मैक्स जो होगा वो होगा 3 × 60/2π ns इंटू क्या होगा हमारे पास में, E2² डिवाइड बाय 2x2। और यहां पर क्या होगा, इधर मैक्सिमम टॉर्क जो है, देखो मैक्सिमम मोटर वही है, चाहे आप स्टार्टिंग में बात करो चाहे रनिंग में बात करो, मैक्सिमम मैक्सिमम ही होता है हमारे पास में ना। या तो मोटर का मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में आएगा, नहीं तो कहीं कहीं रनिंग कंडीशन पर आएगा। तो दोनों साइड में फॉर्मूला सेम होता है। आपसे पूछेगा बताओ पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर कहां पर, एट मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन पर, मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन पर पावर फैक्टर कितना होगा, जल्दी से आप ही आंसर बताएंगे। कोस फाई, दोनों ही साइड में ना, कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है, पावर फैक्टर जो है वो कितना होगा, जल्दी से फास्ट रिप्लाई करेंगे। तो पावर फैक्टर के बारे में अगर कभी भी पूछेगा ना, ध्यान रखना, तो पावर फैक्टर कोस फाई जो होता है ना वो होता है 1/√2। क्या होगा, 1/√2 लेगिंग जो है वो हमारा आंसर रहेगा।
1/√2 लेगिंग पावर फैक्टर जो है वो हमारा आंसर रहेगा। क्या होगा? 1/√2 लेगिंग, तो 1/√2 लेगिंग जो है वो हमारा क्या होगा? पावर फैक्टर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपसे बोल दिया जाएगा, एग्जामिनर ये बोलेगा कि अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, रोटर रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो बताओ मैक्सिमम टॉर्क पर कितना फर्क पड़ेगा। अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क, देखो मैक्सिमम टॉर्क के केस में रोटर रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो यानी कि हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि रोटर रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन मैक्सिमम टॉर्क, है ना। मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा हमारे पास में? डज नॉट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस। क्या आएगा? डज नॉट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस, डिपेंड ऑन कहां पर, ध्यान रखना, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाँ, जिस स्लिप पर टॉर्क आता है ना मैक्सिमम, एंड द स्लिप एट विच, द स्लिप एट विच आपसे बोल दिया जाएगा, स्लिप एट विच टी मैक्स अकर, स्लिप एट विच क्या होगा हमारे पास में? मैक्सिमम टॉर्क जहां पर अकर होगा, टी मैक्स अकर, वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। इज डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस, इज डिपेंड्स ऑन, इसका मतलब क्या है समझ लेना, डिपेंड्स ऑन रोटर रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रोटर रेजिस्टेंस पर हमारे पास में डिपेंड करेगा। देखो यहां से ये स्लिप की बात कर रहा हूं मैं ना, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा उसको हम एसएम नोटेशन लिखते हैं, और वो होता है R2/X2। तो अगर आप देखोगे जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है वो एसएम हमारे पास में होती है, क्या ध्यान रखना, R2/X2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है ना, टी मैक्सिमम, जिसका फॉर्मूला है 3 × 60/2π NS, और इंटू क्या है हमारे पास में, E2² / 2x2। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें देखोगे तो रोटर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फॉर्मूले के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये स्लिप रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। इस चीज का ध्यान रखना हमारे पास में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपकी जो मोटर है वो अपनी मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो रही है, बताओ एसएम कितना है। आपसे बोल दिया जाएगा कि अगर आपकी जो मोटर है वो अपने मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट होती है, तो हमारे पास में क्या होगा, क्या मैक्सिमम टॉर्क फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। उसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, स्पीड कंट्रोल मेथड पर हम आएंगे, करेंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। डिपेंड करता है कि V/F कांस्टेंट है कि नहीं है, तो उसकी बात अपन आगे जाकर करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मोटर अपने मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो रही है, चलिए अभी आपको एकदम सही आवाज आ रही होगी, एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे। अभी सही आ रही है आवाज? स्टार्टिंग टॉर्क में R2 नहीं लिखा है क्या हमने? E2² × R2, यहाँ पर भी R2 करो, सही बात है, यहाँ R2 और आएगा, ठीक है। अभी क्लियर है? ठीक है, अभी वॉइस आपको क्लियर होगी, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि हमारे पास में जो स्लिप है, अगर हमारी मोटर, इफ मोटर स्टार्ट, ध्यान रखना, इफ मोटर स्टार्ट विद इट्स मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, मोटर स्टार्ट विद इट्स मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, इट्स मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, अगर हमारी जो मोटर है वो अपने मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो रही है, तो देन हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एसएम जो है वो हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग स्टार्टिंग में ध्यान रखना, R2 और X2 हमारे पास में सेम होगा, और R2 और X2 अगर हमारे पास में सेम होगा तो हमारे पास में क्या होगा, एसएम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। क्या होगा हमारे पास में, एसएम की वैल्यू क्या होगी, 1 हमारे पास में रहेगी ना, एसएम की वैल्यू क्या होगी, 1 हमारे पास में रहेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात करते हैं। तो लाइव रहिएगा, मैंने आपको बोला है इस सेशन, ये जो कोर्स है वो लाइव ओनली क्रैश कोर्स है, तो लाइव रहना लास्ट तक, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि ये लाइव ओनली कोर्स है ना। चलिए,
तो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में? नेक्स्ट अगर हम बात करें कहां पर, एक लो स्लिप रीजन पर बात करते हैं। कहां पर? लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन पर अगर मैं बात करूं तो लो स्लिप रीजन में क्या होगा, ध्यान रखना, तो हमारा जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। कहां पर? लो स्लिप रीजन में। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाई स्लिप रीजन के अंदर क्या होगा, हाई स्लिप रीजन, तो हाई स्लिप रीजन के अंदर जो है वो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में स्लिप होता है। अगर मान लो हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में, अगर हम पे टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बनाते हैं, टॉर्क और स्लिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर वो हम बनाते हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, तो इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पर स्लिप 1 है, स्लिप यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर स्लिप कितनी होगी हमारे पास में 1 होगी। तो देखो लो स्लिप यहाँ पर है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है हमारे पास में ना, लो स्लिप हमारे पास में क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्लिप हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा। हाई स्लिप में क्या होगा, इनवर्सली हाइपरबोलिक हमारे पास में रहेगा। लो स्लिप रीजन में यहाँ पर क्या रहेगा, लीनियर हमारे पास में होगा। और यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा हमारे पास में, रेक्टेंगुलर, ध्यान रखना क्या होगा, हाइपरगोला। ठीक है, क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरगोला हमारे पास में रहेगा। नहीं होना चाहिए। एक मिनट। चलिए अभी बताएंगे जल्दी से, अभी आवाज आ रही है सही? 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 ठीक है ना, ओके। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरगोला हमारे पास में होगा, किसके अंदर, हाई स्लिप रीजन के अंदर। और ये हमारा होगा मैक्सिमम टॉर्क, ये होगा हमारे पास में मैक्सिमम टॉर्क। और जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा उसको अपन बोलते हैं एसएम। और एसएम क्या होगा, ध्यान रखिएगा, R2 डिवाइड बाय X2 हमारे पास में होगा। मैंने क्या बोला, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एसएम बढ़ेगी। देखो इधर स्लिप बढ़ती है ना, इधर स्लिप बढ़ती है, तो मान लो यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर हमारे पास में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, तो ये हमारे पास में क्या होगी, स्लिप होगी एसएम। ये हमारे पास में क्या होगी, एसएम। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर और रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हमारी जो स्लिप आएगी वो इस तरह की आएगी। अगर आप और रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क देखो सेम रहेगा। ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, या फिर हमारे पास में क्या होगा, ब्रेकडाउन टॉर्क है, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन टॉर्क की बात करते हैं। ब्रेकडाउन टॉर्क की अगर हम बात करें, या फिर हमारे पास में इसी को अपन बोलते हैं पुल आउट टॉर्क की अगर हम बात करें, सभी का नाम सेम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टॉर्क, ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क, ये तीनों ही हमारे पास में क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन ध्यान रखना, देखो पहले स्टार्टिंग टॉर्क ये था, बाद में ये था, फिर बाद में ये हुआ, और फिर बाद में ये हो गया। मतलब क्या हुआ, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर स्टार्टिंग टॉर्क पहले बढ़ता है, बाद में कम होता है। ध्यान रखना, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर स्टार्टिंग टॉर्क पहले बढ़ता है और बाद में क्या होता है, हमारे पास में कम होता है। मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास में हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो और स्लिप क्या होती है, एसएम क्या होती है, ध्यान रखना, बढ़ती है। तो यहां पर मैं सारे पॉइंट लिख देता हूं, क्या चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम R2 बढ़ाएंगे, रोटर रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे, तो मैक्सिमम टॉर्क पर कोई चेंजेस नहीं होगा, मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, जिस स्लिप पर एसएम आएगा, एसएम मतलब क्या है, मैक्सिमम टॉर्क आएगा, वो हमारे पास में क्या होगी, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एसएम बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा हमारे पास में, फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा।
फर्स्ट इंक्रीज होगा, देन हमारे पास में क्या होगा, देन हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब आप कभी भी लोड बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप कभी भी लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने पर क्या होता है, टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, और मोटर अपना मैक्सिमम टॉर्क यहाँ डेवलप करती है। तो मोटर जहां तक मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करती है वो हमारा स्टेबल रीजन होता है। ये हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इतना सारा जो रीजन होगा, ये जो पार्ट होगा, ये हमारा स्टेबल रीजन होगा, स्टेबल रीजन होगा, स्टेबल रीजन होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका ऑपरेटिंग रीजन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑपरेटिंग रीजन बोल दिया जाए तो मोटर यहां पर ऑपरेट करना पसंद करती है, यहां पर ऑपरेट करना पसंद करती है। कहां पर, 1 to 5% है ना। तो ये होता है ऑपरेटिंग रीजन। ये क्या होता है, ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर का ऑपरेटिंग रीजन हमारे पास में होता है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इंडक्शन मोटर के अंदर ऑल द स्टेबल रीजन इज एन ऑपरेटिंग रीजन? ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताएंगे। ऑल द स्टेबल रीजन इज ऑपरेटिंग रीजन, ट्रू और फॉल्स? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको साफ दिख रहा है कि जितना भी स्टेबल रीजन है वो ऑपरेटिंग नहीं है हमारे पास में, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल द ऑपरेटिंग रीजन इज ए स्टेबल रीजन, ये हम बोल सकते हैं। ध्यान रखना क्या होगा हमारे पास में, ऑल द ऑपरेटिंग रीजन जो होगा वो स्टेबल रीजन होगा हमारे पास में, स्टेबल ऑपरेटिंग नहीं है हमारे पास में ना, तो फॉल्स हमारे पास में रहेगा। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट आपसे पूछेगा, आपको यहां से देखकर बताना है कि स्टेबल ऑपरेटिंग है या ऑपरेटिंग हमारे पास में क्या है, स्टेबल हमारे पास में है। चलिए, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, एग्जामिनर पूछेगा। ध्यान रखना, जब लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाते हैं तो टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है। यहां पर इधर स्लिप बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में हमारी स्लिप बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन में हमारी स्पीड बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, इधर क्या बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। तो बताओ, लोड बढ़ाने पर क्या हो रहा है, टॉर्क बढ़ रहा है, तो कर्व उधर शिफ्ट हो रहा है। उधर शिफ्ट होने का मतलब क्या होगा, इधर शिफ्ट होने का मतलब स्पीड कम होना और स्लिप का बढ़ना। तो लोड बढ़ाने पर आपकी स्लिप बढ़ती है, ध्यान रखना, स्पीड हमारे पास में कम होती है। वो आप प्रैक्टिकली आप अपना भी सोच सकते हैं ना। क्लियर? हाँ, इनवर्स इसका ट्रू नहीं है हमारे पास में, एकदम सही आंसर है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर क्या आएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास में क्या रहेगा, यहां पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ऑल द स्टेबल रीजन, ऑल द स्टेबल रीजन, स्टेबल रीजन इज नॉट एन ऑपरेटिंग रीजन, नॉट एन ऑपरेटिंग रीजन, नॉट एन ऑपरेटिंग रीजन। तो स्टेबल रीजन जो होता है वो ऑपरेटिंग रीजन नहीं होता है हमारे पास में, ऑपरेटिंग रीजन हमारे पास में नहीं होता है। बट अगर मैं बात करूं ऑल द ऑपरेटिंग, बट क्या होगा हमारे पास में, कन्वर्स इज ट्रू, बट कन्वर्स इज ट्रू, क्या होगा हमारे पास में, कन्वर्स इज ट्रू। तो इसका जो उल्टा होगा ना वो हमारे पास में क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा, कन्वर्स जो इसका क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाहर से, तो हमारी स्लिप इतनी हो जाती है ना, स्लिप क्या हो जाएगी हमारे पास में, R2/R एक्सटर्नल, R2/X2 होता है ना। तो अगर हम क्या करें, रोटर के सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस ऐड कर दे, लेकिन ये किस में होगा, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपको पता होगा कि हम हमारे पास में कोई भी क्या नहीं होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी हमारे पास में वाइंडिंग नहीं होती है, वहां सॉलिड बार यूज करते हैं, तो वहां रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर रोटर के सीरीज में रेजिस्टेंस अगर हम लगा दें, तो क्या होगा हमारे पास में, SM इतना हो जाएगा। तो पता है क्या करेगा एग्जामिनर, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा रोटर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, और हमारे पास में रोटर का जो रिएक्टेंस है वो 5 ओम है। आपसे बोलेगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करें कि मोटर स्टार्ट विद इट्स मैक्सिमम टॉर्क, आपसे बोलेगा मोटर स्टार्ट विद मैक्सिमम टॉर्क। चलिए जल्दी से बताओ, मोटर जो है अपने मैक्सिमम टॉर्क से अगर स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे। अगर हमारे पास में मोटर अपने मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, क्या बोल रहे हो?
चलिए, सर आपने आईओसीएल के बारे में नहीं बताया। क्या नहीं बताया डियर मैंने? आईओसीएल के बारे में बेटा, एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, उसमें 5 दिन बाद में आईओसीएल के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो भी आपके चलेंगे ना, तो आप उससे तैयार कर सकते हो आईओसीएल के लिए। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, मैंने क्या बोला हमारे पास में क्या होना चाहिए, मोटर अगर हम अपने मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट होती है तो अभी मैंने बताया था SM1 होता है, तो ये 1 कब हो सकता है, जब ये ऊपर और नीचे दोनों सेम हो। तो देखो ऊपर 3 हमारे पास में, नीचे 5 है। ऊपर 5 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे, तो 5/5 कितना होगा, SM = 1 होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क से हमारे पास में स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास में, तो एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन के अलावा और क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा बताओ स्टार्टिंग टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो कितना होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो होता है 2 × SM अपॉन क्या होगा, 1 + SM²। क्या होता है हमारे पास में, 2 × SM अपॉन 1 + SM² होता है। और फुल लॉड टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो कितना होता है, तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2S × SM अपॉन S² प्लस क्या होगा हमारे पास में SM²। क्या होगा, H² + SM²। ये दोनों रिलेशन आप जो है वो याद रखिएगा। आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्या बोल देगा, आपको SM दे देगा, SM नहीं देगा तो SM में आपको R2 और X2 दे देगा, R2/X2 करके SM आप निकाल दीजिएगा। अगर आपको ये भी नहीं देगा तो वो स्पीड देगा कि किस स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, तो वो स्पीड देगा, तो NS - NM/NS करके आप स्लिप निकाल लीजिएगा। स्लिप निकाल देना, मैक्सिमम टॉर्क देगा, यहां से स्टार्टिंग टॉर्क निकाल देना, या फिर आपको स्टार्टिंग अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो देगा, आपसे SM पूछ लेगा। ऐसे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर घुमा सकता है एग्जामिनर आपको। देखो मुझे पता है आप सभी को ये चाहते हैं, आपने जो फॉर्म फिल किया है उसके बारे में मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, लेकिन सच्चाई एक ही है, सच्चाई एक ही है कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा, है ना। बाकी जो है थोड़ी वो चीजें, नोटिफिकेशन आ गया क्या रहा, क्या सिलेबस है, वो मैं आपको उस टाइम पर बता ही देता हूँ, है ना। आज आपको पता होगा, अभी आपने इस चैनल पर देखा होगा, आपने इस चैनल पर आरपीएससी AN का एक भी सेशन नहीं देखा होगा, सिर्फ नोटिफिकेशन का मैंने वीडियो बनाया था कि आरपीएससी AN का जो है वो वैकेंसी आई है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी AN की कोई स्पेशल क्लास YT पर आपने नहीं देखी होगी, ना कोई गाइडेंस सेशन देखा होगा। मैंने एक ही बात बोली थी, मैंने बोला एक काम कर सकते हो आप, आरपीएससी AN की तैयारी करनी है, आंख बंद करके आप क्या कर लीजिए, कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरपीएससी AN के अंदर। इतनी सी बात मैंने बोली थी। सेम गुजरात वाले नोटिफिकेशन में भी यही बोला था, MP वाले नोटिफिकेशन में भी यही बोला था, सभी में यही बोला था मैंने ना। और आज जो है वो क्या है, आरपीएससी AN का पेपर हुआ है, आप पेपर उठाकर देख लेना जो कॉम्बो बैच के अंदर है। 90 क्वेश्चन से अबाउ 100 में से 90 से ऊपर जो है ना, वो क्वेश्चन क्लास नोट से थे ना। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन जो होगा वो पढ़ाई से होगा, या तो मैं यूट्यूब पर आपको डेली गाइडेंस ही प्रोवाइड करा दूं, डेली आए बातें करें अरे वाह माहौल गजब, या फिर एक चीज है कि मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है। बस यही चीज आपके पास में, आप क्या चाहते हैं बताओ। अल्टीमेटली सिलेक्शन पढ़ाने से होता है ना, बातें करने से उनसे नहीं होता है। वो ठीक है, नोटिफिकेशन आए, मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर लो, वहां तक ठीक है। लेकिन बाकी क्या है, मुझे बाकी लोगों की तरह यूट्यूब पर आकर चिल्लाना मुझे नहीं आता है ना, मुझे इतना आता है सिर्फ पढ़ाना आता है। तो वो मैं काम यहाँ पर भी करता हूँ और मैं एप्लीकेशन पे भी करता हूँ, है ना। कॉम्बो बैच इनफ है, कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना है आप ज्वाइन कर लीजिए, आप एग्जाम निकाल दोगे आराम से 6 महीने की मेहनत के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर बातें, यहाँ पर आए, पढ़ाई करो यहाँ पर, है ना। चलिए, तो स्टार्टिंग टॉक अपन मैक्सिमम टॉक का ये फॉर्मूले हमारे पास में होंगे। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे बोल दिया जाएगा ए फोर पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होगा हमारे पास में, डेवलप, क्या बोलेगा आपके पास में, डेवलप टी मैक्स, मतलब मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 100 Nm/m, कहां पर ध्यान रखना, 1000 RPM, 1000 RPM, और यहाँ पर 3 फेज 50 हर्ट्ज भी आपको दे देगा, 50 हर्ट्ज भी आपको दे देगा। RPM आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड स्टार्टिंग टॉर्क, बताओ क्या होगा टी स्टार्टिंग टॉर्क, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। टी स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है इस क्वेश्चन का।
अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो क्या आंसर रहेगा? हाँ, एसएम को ए भी ले सकते हो, वो तो एग्जाम के नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर मतलब क्या वो यूज करके चल रहा है। चलिए, देखो मेरा यही रहता है ना कि बस यार आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज मैं तबीयत खराब होने के बावजूद, बुखार होने के बावजूद भी मैं आया हूँ, मैंने कहा नहीं यार, बाकी बहुत तेज जुकाम है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो वो क्लास ही लेने नहीं आता कि चलो तबीयत खराब कैंसिल कर देता, लेकिन नहीं, मुझे पता है ना आपके एग्जाम आ रहे हैं, गुजरात का एग्जाम है, जम्मू कश्मीर का एग्जाम है, पीएसयूज के एग्जाम है, तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी आपके साथ में, है ना। अच्छा, आपने फॉर्मूला रिवीजन वाला सेशन देखा था, वेरी गुड। कितने किए हैं डियर आपने आर्यन, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करके आए हैं? जिस स्टूडेंट के तो मेरे पास में आया मैसेज कि सर 100 में से 80 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, अगर आपने 70 अबाउ अगर आपके पास बन रहे हैं या 60 अबाउ भी बन रहे हैं, आप मेंस की तैयारी करने लग जाइए ना, स्टार्ट कर लीजिए। चलिए, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। 60 60 60 60 न्यूटन टू मीटर आपका आंसर आ रहा है। तो समझना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आप एसएम निकालिए। एसएम इक्वल टू क्या होता है, एनएस, 4 पोल 50 हर्ट्ज पर एनएस 1500 होगा, माइनस 1000 होगा, डिवाइड बाय क्या होगा, 1000 होगा। तो ये आएगा 500 डिवाइड बाय क्या होगा, एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होगा, है ना, 1500 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 500 डिवाइड बाय 1500 अगर आप करेंगे तो 1/3 रहेगा। तो ये 1/3 आ गई, बस उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। स्टार्टिंग टॉर्क आपको निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क 100 दे रखा है, 2 इंटू एस एम कितना है 1/3, और 1 प्लस एस एम कितना है हमारे पास में 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का एलसीएम ले लो, 10/9 हो जाएगा ना। तो 2/3 और ये होगा 10/9, इसको कैंसिल कर लो 3, तो ये ऊपर चला जाएगा 6/10 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग टॉर्क निकाल लो, बस आपका आंसर आ गया 6/10 इंटू 100। तो हमारे पास में 60 न्यूटन इंटू मीटर हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 60 न्यूटन इंटू मीटर जो है वो हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए, तो 60 न्यूटन इंटू मीटर जो है आपका एकदम सही आंसर है, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, तो आपके पास में नेक्स्ट आएगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ना, वो कुछ इस तरह का होता है। ये डायरेक्टली याद रखना, ये IEEE स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछा जाएगा, वो होगा हमारे पास में लोड। मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा हमारे पास में R1, ये आएगा JX1, ये होगा JXM, ये होगा हमारे पास में R2 डैश, ये होगा JX2 डैश, और ये हमारे पास में क्या होगा, ये होगा RL। RL जो होता है वो हमारे पास में R2 और 1/s-1 होता है। यही हमारे पास में क्या है, ध्यान रखना, ये है हमारे पास में मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा हमारे पास में, मैकेनिकल लोड। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिकल लोड हमारे पास में रहेगा। तो मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। क्या होता है हमारे पास में, बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अच्छे से मेंस पर लग जाओ, अगर आप बाकी एग्जाम में क्वालिफाई कर पा रहे हैं अच्छे मार्क्स तो। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास है मैकेनिकल लोड का फॉर्मूला, आपको याद रखना है, स्टार कर देना, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में कुछ यहाँ पर रिलेशंस होते हैं, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, पावर फ्लो डायग्राम, वो जरूर याद रखिएगा।
ये स्टेटर का डायग्राम है, ये हमारे पास में रोटर का डायग्राम है। स्टेटर के अंदर में बात करूं तो ध्यान रखना, इंडक्शन मशीन में स्टेटर में कॉपर लॉस भी होते हैं एंड कोर लॉस भी हमारे पास में होता है। लेकिन रोटर के अंदर मैं बात करूं तो इंडक्शन मोटर में रोटर में सिर्फ ओनली क्या होते हैं, कॉपर लॉस होते हैं, रोटर में कोई भी कोर लॉस नहीं होता है, बहुत बार पूछा जाता है। यहां पर क्या होंगे हमारे पास में, मैकेनिकल लॉस होंगे। मैकेनिकल लॉस होंगे, यहां पर क्या मिलेगा हमें, आउटपुट जो मिलेगा वो शाफ्ट आउटपुट हमारे पास में मिलेगा। क्या मिलेगा, शाफ्ट आउटपुट। यहां से हम इनपुट में देंगे वो क्या देंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इनपुट हम देंगे। क्या देंगे हम, ध्यान रखिएगा, हम यहां से इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। यहां पर स्टेटर लॉस होगा, यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, तो यहां पर हमारे पास में आउटपुट आएगा, स्टेटर आउटपुट होगा। स्टेटर आउटपुट जो होगा ना, वही यहां पर एयर गैप का पावर होगा। एयर गैप का पावर हमारे पास में रहेगा। यही रोटर पावर इनपुट होगा, ध्यान रखना। रोटर इनपुट हमारे पास में रहेगा, यहां पर रोटर आउटपुट हमारे पास में आएगा। रोटर आउटपुट को ही अपन बोलते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ध्यान रखना। तो यहां से अगर हम बात करें, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत काम आएगा हमारे पास में ना। क्लियर। ये आपको क्या करना है, आपको ये जो है वो याद रखना है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल इनपुट जो भी दिया जाएगा, थ्री फेज इनपुट क्या होता है, ध्यान रखना, √3 VI × cos⁡. ये होता है हमारे पास में पावर इनपुट। क्या होता है, पावर इनपुट जो होगा वो √3 VI × cos⁡ होगा। स्टेटर लॉस को माइनस करेंगे, स्टेटर आउटपुट आएगा, वही एयर गैप पावर होगा, वही रोटर पावर इनपुट होगा, यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस होंगे। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड या रोटर आउटपुट होगा, मैकेनिकल लॉस होंगे, शाफ्ट आउटपुट आएगा। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल में क्या क्या फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, तो याद रखिएगा, रोटर कॉपर लॉस जो होता है ना, RCL, वो हमारे पास में होता है स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट PI। यहां पर बात कर रहा हूं, ये है PI रोटर पावर इनपुट, और ये है P0 रोटर पावर आउटपुट। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एग्जामिनर ये बोल देगा कि यहाँ पर शाफ्ट आउटपुट, यहाँ पर क्या होगा, रोटर आउटपुट डिवाइड बाय रोटर इनपुट, रोटर आउटपुट डिवाइड बाय रोटर इनपुट का रेशियो कितना होता है, तो ये होता है 1 - स्लिप। क्या होता है, 1 - स्लिप। इसी को अपन रोटर एफिशिएंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटर एफिशिएंसी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रोटर एफिशिएंसी भी हम बोलते हैं। किसको, ध्यान रखना, इसी को रोटर एफिशिएंसी अपन इसको बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, हमारे पास में क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस, रोटर आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू क्या होगा, 1 - स्लिप हमारे पास में रहेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएंगे, आपसे बोल दिया जाएगा कि ये 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज, 4 पोल 50 हर्ट्ज हमारे पास में क्या है, इंडक्शन मोटर हेज, रोटर आउटपुट हमारे पास में दे देगा, रोटर आउटपुट आपको दे दिया जाएगा कि 500 वोट है। और आपको ये बोल दिया जाएगा कि मोटर कितनी स्पीड पर रन कर रही है, NR आपकी स्पीड दे देगा, रोटर की स्पीड आपको दे दी जाएगी 1425 RPM पर मोटर रन कर रही है। आपसे बोल दिया जाएगा, बताओ रोटर कॉपर लॉस कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ, रोटर कॉपर लॉस कितना होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, इसी को अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी भी बोलते हैं और रोटर एफिशिएंसी भी बोलते हैं ना। हाँ, बना दूंगा डियर, सर्कल डायग्राम भी पढ़ लेंगे ना। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा सर्कल डायग्राम का, शॉर्ट वीडियो, तो आप उसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका।
चलिए क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। हाँ लॉन्च करेंगे डेफिनेटली। क्रैश कोर्स अभी खत्म हो जाए। चलिए कल आपके लिए सेशन प्लान कर रहा हूँ, उसमें बताऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ फिर से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा स्लिप निकालनी है। सबसे पहले एनएस कितना है 1500 माइनस एनआर कितना है 1425 आरपीएम डिवाइड बाय क्या होगा 1500, तो 75 1500 तो ये 1/20 आएगा ना। 1/20 आएगा तो ये ध्यान रखना स्लिप 1/20 है। बट आपको ये पता है कि पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट जो है वो 1 माइनस एस होता है ना। तो यहां से पावर इनपुट की वैल्यू निकाल लो। पावर इनपुट जो है तो रोटर कॉपर लॉस कितना आ जाएगा, तो फॉर्मूला याद रखिएगा स्लिप अपॉन 1 माइनस एस इंटू रोटर आउटपुट। या तो डायरेक्ट याद रख लो, नहीं तो रोटर कॉपर लॉस आपको पता है, रोटर कॉपर लॉस जो होता है स्लिप इंटू पावर इनपुट होता है। यहां से पावर इनपुट निकालो, डिवाइड में स्लिप में जाएगा, उसको लाकर यहां पुट कर दो, आउटपुट अपॉन 1 माइनस एस, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ना। स्लिप है 1/20, 1 माइनस 1/20, और पावर आउटपुट कितना है 500 वोट हमारे पास में है। तो आंसर आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 19। 500 डिवाइड बाय 19 जो है वो हमारे पास में आंसर आएगा। 500 बाय 19 जो है वो हमारे पास में आंसर आएगा। 500 बाय 19 जो है वो हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन आगे, अगले पॉइंट पर। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में क्या रहेगा, तो यहां पर हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे किसके बारे में, टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, अगर मैं टेस्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दो टेस्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ध्यान रखना, पहला लोड होगा हमारे पास, पहला टेस्ट होगा नो लोड टेस्ट होगा हमारे पास में, और दूसरा क्या होगा ब्लॉक रोटर टेस्ट। नो लोड टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि हमारी ये जो इंडक्शन मोटर है ना, ये इंडक्शन मोटर है, ये इसका रोटर है, और यहाँ पर क्या है इसकी शाफ्ट है। तो नो लोड टेस्ट में क्या होगी, शाफ्ट रोटेट होगी, लोड नहीं लगाएंगे। नाम से ही पता लग रहा है नो लोड टेस्ट में क्या होगा, हम लोड नहीं लगाएंगे। और इधर से हम क्या करेंगे, इसको थ्री फेज सप्लाई जो है वो हम देकर रखेंगे। यहां से हम क्या देंगे, थ्री फेज सप्लाई जो है वो हम देंगे। क्या देंगे, थ्री फेज सप्लाई जो है वो हम यहां से देंगे। जब हम इसको थ्री फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो एनएस स्पीड से रोटेट होगा, रोटर को कट करेगा, शाफ्ट रोटेट होगी, है ना। तो ये हमारा डायग्राम रहेगा। इक्विवेलेंट सर्किट जो रहेगा वो क्या रहेगा, R1 JX1, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में JXM, JXM अकॉर्डिंग टू IEEE नेटवर्क। यहाँ पर लोड नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। लोड नहीं लगाने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट ओपन रहेगा। लोड नहीं लगाने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ओपन रहेगा लोड साइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, फ्रीली रोटेट होगी। स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है ना वो होता है R2 1/s-1। तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो स्लिप बहुत कम होगी, स्लिप बहुत कम होगी तो ये बहुत ज्यादा होगा। वेरी हाई को अपन क्या कर देते हैं बताओ, ओपन सर्किट से अपन शो करते हैं ना। ओपन सर्किट से शो करेंगे इसलिए लोड नहीं होगा। तो इस टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट आरसी जेएक्सएम और दिस वैल्यू होगी। यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है, आप मुझे बताएंगे नो लोड टेस्ट में करंट कितना परसेंटेज फ्लो होता है। नो लोड टेस्ट में जो करंट होता है वो कितना परसेंटेज होता है, क्या बोले डियर। फास्टैग कोर्स का वीडियो कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन के अंदर डियर अभिनव, वहां पर आपको एक बेच मिलेगा एस एस फास्ट ट्रैक कोर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है SSC जेई। आप स्टोर ऑप्शन पर जाइएगा, स्टोर ऑप्शन में फास्ट ट्रैक कोर्स और ब्रैकेट में लिखा होगा SSC जेई, तो आप उस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं ना।
एप्लीकेशन में स्टोर ऑप्शन में जाकर आप चेक कीजिएगा। फिर भी अगर कोई इश्यू आए तो ये नंबर आप ऐड कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं आफ्टर सेशन। 1848 ये हमारे पास में रहेगा ना। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नो लोड करंट होता है ना, यहां पर जो नो लोड करंट होता है 2 to 5% मत बोल देना है ना, 30 to 40% होता है। 30% to 40% करंट होता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। किसके अंदर? ड्यूरिंग दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर जो है वो 30 to 40% करंट फ्लो होता है। यहां पर ध्यान रखना, इस टेस्ट को अपन कहां पर करते हैं? वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास में क्या होती है? रेटेड होती है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास में? रेटेड होती है इसके अंदर। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ है ना। 499 कर दीजिए बेटा, वो कल किया था मैंने, कल का पूरा दिन भर 499 था। अब आप लोगों ने नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, क्या बोलते हो? कल कल ले लीजिएगा आप, कल में कल हम एक प्रैक्टिस बेस्ड लॉन्च करने वाले न्यू, कल का इंतजार करो। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर नो लोड टेस्ट में, ध्यान रखना वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या रहेगा? रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास में रहेगा। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें, इस टेस्ट में लॉसेस कौन कौन से होते हैं? अगर मैं लॉसेस की बात करूं इस टेस्ट के अंदर, तो ध्यान रखना मैकेनिकल लॉस होंगे। क्या होगा हमारे पास में? मैकेनिकल लॉस होगा। स्टेटर की अगर मैं बात करूं तो स्टेटर कोर लॉस होगा। स्टेटर, ध्यान रखना स्टेटर कोर लॉस होगा। स्टेटर कोर लॉस हमारे पास में रहेगा। एंड स्टेटर कॉपर लॉस भी होगा। क्या होगा? स्टेटर कॉपर लॉस भी होगा। बाकी रोटर में आपको पता है कोर लॉस होता नहीं है, और रोटर में करंट फ्लो हो नहीं रहा है। क्यों बताओ? क्योंकि रोटर यहाँ पर ओपन सर्किट है, रोटर में करंट फ्लो नहीं होगा तो रोटर में कॉपर लॉस नहीं होंगे, और रोटर में वैसे भी कोर लॉस नहीं होता है। तो ये आपको सारे पॉइंट पूछेगा, ध्यान रखना कि नो लोड टेस्ट में क्या होता है। नो लोड टेस्ट में शाफ्ट रोटेट होती फ्रीली, स्लिप बहुत ज्यादा, स्लिप हमारे पास में बहुत कम होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लोड ओपन सर्किट रहता है, रोटर में करंट फ्लो नहीं होता है, कॉपर लॉस नहीं होते हैं। ये तीन लॉस हमारे पास में रहते हैं, तो ये नो लोड टेस्ट का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही हम बात करते हैं कहां पर? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के बारे में। तो यहां पर नो लोड की जगह हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के बारे में। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में क्या होता है? ये शाफ्ट रोटेट नहीं होती है, एनआर हमारे पास में 0 होती है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में स्लिप कितनी होती है? 1 होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में स्लिप कितनी होगी? हमारे पास में 1 होगी। तो और यहाँ पर अगर मैं लोड की अगर मैं बात करूं, देखो, तो यहाँ पर 1/s-1, स्लिप अगर 1 है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो लोड हमारे पास में क्या होगा? 0 होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट रहेगा। लोड 0 होने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट हमारे पास में होगा। लोड 0 होने का मतलब शॉर्ट सर्किट हमारे पास में रहेगा। तो आप मुझे बताओ, ये टेस्ट जो है किसके इक्विवेलेंट है? ये टेस्ट किसके इक्विवेलेंट है? तो ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास में शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। करेक्ट। ये जो टेस्ट है वो हमारे पास में क्या है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में। करेक्ट। तो ये टेस्ट हमारे पास में क्या है? ये टेस्ट जो है वो क्या है? ब्लॉक रोटर टेस्ट, इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आप मुझे बताएंगे यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो लॉसेस कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ, लॉसेस कौन कौन से होते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर? ब्लॉक रोटर टेस्ट में लॉसेस कौन कौन से होते हैं? हाँ, इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। करेक्ट, वेरी गुड। इस बार 400 पार जाएगा मुझे लग रहा है। 400 पार एसएससी में कट ऑफ जाएगी, 200 पार आ रहा कहाँ पर? जेकेएसबी के अंदर 200 पार सिलेक्शन जाएंगे। सर डेली आप फेक लाइव वॉचिंग क्यों करवाते हैं? रीता सिंह, बेटा आपको किसने कितने पैसे दिए हैं ये बताओ मुझे। ये इतना प्यारा सा कमेंट आपने जो किया है, इस प्यारे से कमेंट को करने के लिए आपको कितने पैसे मिले बेटा? ये बता दो।
ठीक है, हम फेक लाइव वॉचिंग हम दिखाते हैं क्योंकि हमें मजा आता है, हमारे पास में बहुत पैसा है, हमारे स्टूडेंट जो है वो बहुत अमीर है, इन्होंने मुझे बहुत पैसे दिए हैं, मैं फेक लाइव वॉचिंग रोज दिखाता हूँ यहाँ पर। ये कमेंट थे फेक लाइव वॉचिंग के सारे कमेंट है बेटा, है ना? ठीक है, चलो आ जाओ फिर से अपन बढ़ते हैं। किसी की रोजी रोटी पर अपन जो है वो क्या करेंगे, उनको थोड़ा प्रमोशन करने दो, दूसरी कोचिंग वालों ने भेजा है प्रमोशन करने के लिए, तो प्रमोशन कर ले बेटा। किस कोचिंग का प्रमोशन करने के लिए आए हो, ये भी नाम लिख दो, ऐसे इनडायरेक्टली मत बोला करो। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, है ना? मैं क्लास में भी सभी को पता है कि मैं ओपनली बोलता हूँ, जो चीज होती है यहाँ पर भी ओपन माइंडेड बोलता हूँ। जिस भी कोचिंग वाले ने आपको भेजा है उनका नाम लिख कर लिख दो कि हम उनकी तरफ से आए हैं सर, दो चार मैसेज करने दीजिए। चलो, ये 150 में इनको फेक लाइव वॉचिंग दिख रही है। एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो इनको लगेगा कि भैया हमने तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बिठा रखा है ना। बेटा ये कुछ नहीं है, 158 कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं बेटा, है ना? इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से भी आए हैं, जो भी फैकल्टी हैं या अपने प्रमोशन के लिए आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन में आके वहां पर चैट बॉक्स में कीजिए प्रमोशन, अच्छा है एक कोर्स खरीद के, ताकि हमारा भी थोड़ा धंधा चलेगा और आपका भी प्रमोशन आ जाएगा। क्या करना है, एक कोर्स खरीदो, एप्लीकेशन में इतने बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर बहुत अच्छा प्रमोशन होगा, है ना? तो एक बेच खरीद के वहां प्रमोशन करो, है ना? ये 150 वॉचिंग कुछ नहीं है। चलो यहाँ पर आ जाओ फिर से, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना? नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ब्लॉक रोटेट टेस्ट के अंदर क्या होता है एक्चुअली, है ना? ब्लॉक रोटेट टेस्ट के अंदर जो है वो इक्विवेलेंट, अच्छा ये इतने से वॉचिंग की बात करें, फिर तो सिलेक्शन तो आपको 150 सिलेक्शन प्लस में दिखाए थे आरआरबी में, वो तो आपको बिल्कुल ही फेक लग रहे होंगे ना? 150 की वॉचिंग फेक लग रही, तो इनको सिलेक्शन कितना लग रहा होगा? हाँ, वो लोग सही है जो लोग 50 फोटो दिखाकर 800 सिलेक्शन दिखाते हैं, वो एकदम बहुत ही वो दूध के धुले हुए हैं, वो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि भैया वेरीफाइड, लिखते हैं साथ में क्या लिखते हैं, वेरीफाइड 800, और फोटो 50 के दिखाते हैं। अभी देखना, अब इस बार पकड़ में आएंगे, देखना, है ना? आपको एक चीज मैं बोलता हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, इस बार देखो सभी को पकड़ लेना आप, है ना? इस बार आरआरबी में वैकेंसी कितनी है, इस बार मजा आएगा जब आप लोग लोग जब सिलेक्शन दिखाएंगे ना, तब मजा आएगा। इस बार इलेक्ट्रिकल में 400 वैकेंसी के लगभग अराउंड है ना, 400 सेलेक्ट होंगे। देख लेना बहुत सारे कोचिंग वाले जब आरआरबी का रिजल्ट आएगा तो वो 500 प्लस सिलेक्शन लिखेंगे, देख लेना इलेक्ट्रिकल के अंदर कि 500 प्लस सिलेक्शन हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिकल में, हालांकि 400 वैकेंसी है, बट वो 500 सिलेक्शन दिखाएंगे ना। लास्ट टाइम भी इलेक्ट्रिकल में इतनी वैकेंसी थी, 1000 के लगभग थी, लोगों ने 500 800 सिलेक्शन तक दिखा दी अपने यहाँ से, तो हमारे यहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं है। चलो, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन फिर से ना, रोस्टिंग बहुत हो गया, अब हम पढ़ते हैं फिर से आगे, है ना? चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास में क्या होगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट हमारे पास में रहेगा, इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। ये इसका सर्किट डायग्राम रहेगा, इसकी स्लिप कितनी होगी, 1 होगी। लॉसेस की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, है ना? तो लॉसेस जो हमारे पास में है वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो लॉसेस हमारे पास में होंगे, यहाँ पर दो ही लॉस होंगे, क्योंकि करंट इसमें रेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। इस टेस्ट में करंट जो है वो क्या होता है, रेटेड करंट फ्लो होता है, इसलिए रेटेड इधर के भी कॉपर लॉस होंगे और यहाँ के भी कॉपर लॉस होंगे। शाफ्ट रोटेट नहीं हो रही तो मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड रिड्यूस फ्रीक्वेंसी पर करते हैं तो कोर लॉस नहीं होगा, है ना? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या होती है, रिड्यूस्ड होने की वजह से कोर लॉस नहीं होगा। रीजन पूछ रहे तो सारे रीजन मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, स्टेटर कॉपर लॉस होगा हमारे पास में, और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, रोटर कॉपर लॉस होगा, है ना? क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस होगा। तो ये दो ही लॉस हमारे पास में प्रेजेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, दो ही लॉस जो है वो हमारे पास में क्या रहेंगे, प्रेजेंट हमारे पास में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, अगले पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास में नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हमारे पास में रहेगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। अब मोटर बना दी, टेस्टिंग कर दी, बताओ क्या किया जाए, जल्दी से बताएंगे। मोटर हम बना चुके हैं, टेस्टिंग हमने कर ली है।
चलिए अभी आपको जो है वो आवाज आ रही होगी। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाए। साउंड अभी आ रहा है, am I audible? मेरी जो है वो ध्वनि आपके कानों तक आ रही है, मधुर ध्वनि आपको सुनाई दे रही है? जल्दी से बताओ, सुनाई दे रही है? चलिए वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। चलिए तो मोटर हमने क्या किया, बना ली, टेस्टिंग कर लिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मोटर को स्टार्ट करना है तो सर बटन दबा दो स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। आप मुझे बताएंगे स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? चलिए जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे हम स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? अच्छा, मैं नहीं करता, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ किसी को, लेकिन वो आपको लगता है मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ। बहुत प्यार से समझाता हूँ मैं ना। मैं कभी रोस्टिंग करता ही नहीं हूँ। मैं कभी किया है मैंने रोस्टिंग? आपने देखा है कभी मुझे? नहीं ना। चलो तो फिर पढ़ते हैं ना। स्टार्टर क्यों करते हैं? स्टार्टिंग करंट है ना। तो यहाँ पर लिख देना ड्यूरिंग स्टार्टिंग। एक्चुअली क्या होता है, रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड जो है वो 0 होती है जब हम स्टार्ट करते हैं, तब वो उसकी 1 होती है। और लोड जो होता है ना, मैकेनिकल लोड है, वो हमारे पास में क्या होता है, 1/s-1, यानी कि ये 1 होगा तो लोड होता है। और लोड रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब है लोड हमारा शॉर्ट सर्किट होता है ना। तो स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो लोड है वो शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है, रोटर में हैवी करंट फ्लो होता है ना। करंट फ्लो होता है, हैवी करंट क्या होगा में, टू लिमिट हैवी करंट। क्या होगा हमारे पास, हैवी हाई करंट को लिमिट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? तो वी विल यूज स्टार्टर। यूज हमारे पास में क्या होगा, स्टार्टर। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्टार्टर यूज करते हैं ना। यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टर हम यूज करते हैं किस लिमिट करने के लिए, किसको, करंट को, रोटर करंट को लिमिट करने के लिए ना। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टार्टर कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ स्टार्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में स्टार्टर में पहला स्टार्टर होगा DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, वो हमारे पास में रहता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारे पास में होता है। नेक्स्ट हमारे पास में होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ होता है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हमारे पास में होता है। फिफ्थ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। लेकिन आप मुझे बताएंगे सबसे लास्ट वाला ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है? कंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगा, मुझे पता है ना। स्लिपिंग और स्क्वायरल केस हम सब बताएंगे ना। चलिए, आरआरबी जी वैकेंसी इंक्रीज करवाइए। बस मैं फोन करता हूँ मोदी जी को, अभी फोन करता हूँ मैं। थोड़ी देर बाद रुक जाइए, बस मेरे जान पहचान वाले ही हैं। ठीक है, लंगोटिया यार है हमारे, रेलवे मंत्री जी, तो उनको फोन लगाते हैं अभी, है ना। और अभी वैकेंसी इंक्रीज करवाते हैं, कल को 5,000 वैकेंसी करवाते हैं, आ जाओ। ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हम बात करें, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर ध्यान रखिएगा, ये ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन के लिए, किसके लिए होता है ध्यान रखिएगा, फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्या होगा हमारे पास, फॉर स्लिप, ये तो ना, ये हमारे पास रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग रिड्यूस्ड वोल्टेज मेथड, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड, ये हमारे पास में जो है वो 5 HP मोटर तक हम यूज करते हैं, तो है ना, कहाँ तक यूज करते हैं, 5 HP मोटर तक हम यूज 5 HP मोटर तक यूज, ज्यादा रेटिंग करते हैं, स्मॉल रेटिंग। और ये ध्यान रखना, ये रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड मेथड
एक मिनट से ही करते हैं इसको, वॉइस कल नया माइक ले, एक मिनट रुक जाओ। चलो अभी जल्दी से बताओ, अभी सही आ रही है? अभी सही आ रही है? वॉइस नॉट क्लियर? वो बीच बीच में हार्मोनिक्स आ जाते हैं ना, तो हमारी वॉइस में भी हार्मोनिक्स आ जाते हैं ना। अभी क्लियर आ रही है? ठीक है। नॉट क्लियर, वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट वेट कीजिए। चलिए अभी जल्दी से बताएंगे, अभी आवाज आ रही है? अभी सही आवाज आ रही है? जल्दी से बताओ, अभी आवाज आ रही है? जल्दी से बताओ, अभी सही है? क्लियर है? चलिए, वायरलेस, एक्चुअली वायरलेस माइक जो होता है ना, वो साउंड बहुत कैच करता है, बाहर का साउंड लेता है ना, ये सबसे बेस्ट माइक होता है। कोई नहीं, कल नया ले आएंगे अपन, क्या दिक्कत है? हम सभी इतना फेक वॉचिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो एक माइक में पैसा खर्च कर देंगे, क्या दिक्कत है? सही बात है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में ध्यान रखना, ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये जो तीनों मेथड होते हैं, ये रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड होते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना, ये रिड्यूस वोल्टेज नहीं होता है। इसको अपन स्मॉल रेटिंग मशीन में ही अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं इन सभी में कंपेरिजन के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में हम यहाँ पर लिखेंगे डीओएल मेथड के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड के लिए, यहां पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड के लिए, और लास्ट में अपन लिखेंगे स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड के लिए। तो ये स्लाइड अगर आपको पता है तो आपको स्टार्टिंग वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले अपन बात करेंगे DOL स्टार्टिंग मेथड के बारे में। नेक्स्ट होगा हमारे पास में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड के बारे में। नेक्स्ट होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड के बारे में। नेक्स्ट होगा स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड के बारे में ना, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो डीओएल स्टार्टिंग मेथड में क्या होगा, मैंने क्या बोला, नॉट ए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, नॉट ए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। तो चलिए, हम रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड ये नहीं होता है। इसमें जो हमारे पास में जो करंट होता है ना, स्टार्टिंग करंट, वो ध्यान रखिएगा 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। लास्ट टाइम एसएससी में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना यहाँ से ना, लास्ट टाइम एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि बताओ स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो कितना होता है। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना था, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वो स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का जो हमारे पास में क्या था, स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में था। तो ये फॉर्मूला यूज करना था इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए ना। ध्यान रखिएगा, ये 5 to 7 जो है वो यहाँ पर क्या था, ये हमारे पास में 5 to 7 टाइम्स यहाँ पुट करोगे, स्क्वायर करके स्लिप कितना मल्टीप्लाई करना था, 1% to 5% की रेंज में। ध्यान रखना, स्लिप 1% to 5% जनरली आप मल्टीप्लाई करोगे। डेटा कुछ नहीं दिया था लास्ट टाइम, बस इतना सा पूछा था कि डीओएल स्टार्टिंग मेथड में स्टार्टिंग टॉर्क कितने टाइम्स होता है फुल लोड टॉर्क का। तो ये डेटा भी बाय डिफॉल्ट पुट करना था।
स्लिप की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट पुट करनी थी और आंसर आपको लगाना था। तो ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के अंदर रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग होता है, पहला पॉइंट लिख देना, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड हमारे पास में होता है। अगर हम अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो होता है ना, वो हमारे पास में 1/3 होता है स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट के स्क्वायर के लिए, और मल्टीप्लाइड विद हमारे पास में एस ऑफ फुल लोड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में, वो स्टार्टिंग टॉर्क डीओएल के कंपैरिजन में कितना होता है, ध्यान रखना, डीओएल के कंपैरिजन में डिवाइड बाय 3 हमारे पास में होता है ना। क्या होता है, डीओएल डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में 3 होगा। आप मुझे बताएंगे स्टार्टिंग करंट जो होता है वो आप मुझे बताएंगे डीओएल के कंपैरिजन में, डीओएल के कंपैरिजन में कितना होता है स्टार्टिंग करंट। तो ध्यान रखिएगा, करंट अगर कुछ ना बोले तो डिवाइड बाय 3 कर देना। क्या बोला मैंने, अगर आपको करंट के बारे में कुछ ना बोले तो डिवाइड बाय 3 कर देना, लेकिन अगर वो स्पेशली फेज करंट के बारे में मेंशन कर दे तो फिर डिवाइड बाय √3 कर देना। अब यहाँ ऑप्शन पर बहुत डिपेंड करेगा, है ना, ऑप्शन पर बहुत डिपेंड करेगा। टॉर्क 1/3 होता है, करंट 1/3 होता है, और करंट 1/√3 भी होता है। करंट 1/3 कब होता है, जब हम लाइन करंट की बात करते हैं तब होता है, और √3 कितना होता है जब हम फेज करंट की बात करते हैं तब होता है। बाय डिफॉल्ट अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो कौन से वाले पर जाओगे, जल्दी से बताओ। बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास में जो है वो हमारे पास में क्या होगा, जल्दी से बताओ, बाय डिफॉल्ट पर कहां पर जाएंगे, बाय डिफॉल्ट जो है वो कहां पर जाएंगे, जल्दी से बताओ। तो बाय डिफॉल्ट अपन कहां पर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट हम लाइन पर जाएंगे जब दोनों ऑप्शन में हो। दोनों ऑप्शन में हो तो इसको प्रायोरिटी देनी है, कुछ नहीं बोला जाए। दोनों ऑप्शन में हो और फेज करंट का रेशियो पूछे तो फिर 1/√3 लगाना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो और कुछ भी पूछे तो फिर ये ऑप्शन में लगाना है। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर जो है वो लगाना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इसमें एक स्विच अपन यूज करते हैं, आप मुझे बताएंगे नाम। इसके अंदर हम मोस्ट पॉपुलर मेथड, मोस्ट वाइडली यूज, ध्यान रखना, इसको अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड होता है हमारे पास में। और इसमें अपन एक स्विच यूज करते हैं जिसका नाम होता है टीपीडीटी स्विच। क्या होता है टीपीडीटी स्विच, जल्दी से बताओ, टीपीडीटी स्विच की फुल फॉर्म क्या होती है। टीपीडीटी स्विच, करेक्ट, एकदम सही आंसर है। तो टीपीडीटी स्विच का जो हमारे पास में फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच। क्या होता है हमारे पास में, ध्यान रखिएगा, टीपीडीटी स्विच जो होता है वो होता है ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच जो है वो हमारे पास में होता है ना। फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है फुल फॉर्म। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग भी क्या है, ध्यान रखना, ये पॉइंट सेम है, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है, इधर भी ये पॉइंट सेम है, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है। यहां पर अगर हम बात करें स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क जो होता है ना, वो एक्स स्क्वेयर इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड स्क्वेयर इंटू एस ऑफ फुल लोड होगा हमारे पास में, इंटू एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में रहेगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क का रेशियो हमारे पास में होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स हमारे पास में यहाँ जो है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारे पास में है, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो हमारे पास में है। एक्स की वैल्यू आपसे पूछेगा कि बताओ कितनी रखें, एक्स की वैल्यू कितनी परसेंटेज रखें, कि आपसे पूछेगा कि बताओ इसके अंदर टॉर्क का रेशियो और इसके अंदर टॉर्क का रेशियो इक्वल हो जाए, एक्स को कितना परसेंटेज हम रखेंगे, है ना। चलिए, तो आप सभी जितने भी जुड़ चुके हैं लाइक और सब्सक्राइब वाला काम आप करते रहिएगा, बाकी पढ़ाने का काम मैं करता रहूंगा, है ना। तो जिसने भी नहीं लगाया है जल्दी से अटेंडेंस लगा देंगे। चलिए, कितना होता है 57.7%, करेक्ट। अगर x हमारे पास में क्या है 57.7%, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/√3, है ना। अगर ये वैल्यू हमारे पास में है, देन क्या होगा, ये दोनों टॉर्क, ध्यान रखना कौन से वाले टॉर्क, ये दोनों टॉर्क, ये दोनों टॉर्क हमारे पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
इक्वल होंगे। बट इसकी दिक्कत क्या है बताओगे आप मुझे, इसका ड्रॉबैक क्या है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड का ड्रॉबैक क्या है? तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड का ड्रॉबैक ये है कि हम यहाँ पर हमारे पास में जो है क्या होता है, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, तो कॉस्टली मेथड हमारे पास में होता है। क्या होता है? कॉस्टली मेथड हमारे पास में होता है। दूसरी ड्रॉबैक हमारे पास में क्या है, ध्यान रखना कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं तो वो तो पावर फैक्टर को जल्दी से बताओ डिक्रीज करेगा या पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा, जल्दी से बताएंगे ना। चलिए शुभम, थैंक यू सो मच डियर। चलिए जल्दी से बताओ क्या होगा। तो ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टिव पार्ट होता है, इंडक्टिव पार्ट होता है पावर फैक्टर को डिक्रीज करेगा ना। तो ये मेथड हमारे पावर फैक्टर को डिक्रीज करेगा। पूछ सकता है, ये भी पॉइंट अच्छा पॉइंट है ना, पावर फैक्टर को डिक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला सेम लिख देना यहां पर, इधर ये फॉर्मूला क्या लिख देना, सेम लिख देना, बस एक्स का नाम चेंज कर देना। एक्स को अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना, परसेंटेज वोल्टेज अप्लाइड। परसेंटेज वोल्टेज अप्लाइड आपसे बोल दिया जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज अप्लाइड आपसे बोल दिया जाएगा। बट इस मेथड को अपन जनरली यूज नहीं करते हैं, बहुत कम चांस में अपन यूज करते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है ना। रेजिस्टेंस लगाना मतलब हीट प्रोड्यूस करना, तो ड्यू टू हीट की वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस मेथड को बहुत कम यूज करना पसंद करते हैं। ज्यादातर अपन स्टार डेल्टा अच्छी एप्लीकेशन है, वहां पर हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज कर लेते हैं। पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जा सकता है कैपेसिटर लगाकर, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो ये था हमारे पास में, एक और लास्ट मेथड हमारे पास में है, वो होगा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो देखो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, ये हमारा जो रोटर का करंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग ध्यान रखना, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का है सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास में रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग जो है वो रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड नहीं है, नॉट ए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, नॉट ए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग। तो ये रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड हमारे पास में नहीं होता है, ध्यान रखना, नहीं होता है हमारे पास में। नेक्स्ट, तो यहां तक हमारे पास में मोटर को स्टार्ट कर दिया, बताओ क्या करें। मोटर हमने क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। आज मोटर को खत्म करके ही अपन क्लास को बंद करेंगे ना। क्या बोल रहे हो अर्पित? रियली मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में, अच्छा चलिए थैंक यू सो मच डियर। चलिए नेक्स्ट का अगर हम बात करें, ब्रेक लगा दे, आप सोचो, जस्ट अमित ने बोला कि सर ब्रेक लगा दीजिए, बहुत सारे बोल रहे ब्रेक लगा दो। जस्ट मानकर चलो कि आपकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, आप बाइक मान लो इसको ना, बाइक लाए अच्छी सी, ठीक है, आप बेटे, आपने अपनी मिसेस को बिठाया, आपने बाइक स्टार्ट की, ठीक है, बाइक स्टार्ट की, ब्रेक लगाया, बाइक को खड़ी करके वापस घर में चले गए। आप मुझे बताओ उस दिन आपकी हालत क्या होगी, आपको कितनी मार पड़ेगी ये बताओ। ऐसा काम अगर मान लो आपने अपनी रियल लाइफ में कर दिया, कि आपने बाइक स्टार्ट की, स्टार्ट करते से ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाकर घर में चले गए, तो बेटा उस दिन बहुत मार पड़ेगी, है ना। बाइक अब स्टार्ट की है तो उसको चलाना पड़ेगा, है ना, क्या करना है उसको चलाना पड़ेगा, और चलाएंगे तो उसकी स्पीड भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा पहले स्पीड कंट्रोल करें फिर ब्रेक लगाएंगे ना। चलिए तो हेडिंग लिखना है स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर, क्या होगा हमारे पास में, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल मेथड हमें करना पड़ेगा ऑफ इंडक्शन मोटर। चलिए, तो इंडक्शन मोटर की स्पीड मुझे क्या करनी होगी, कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला होता है हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, पहला होता है हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल।
नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा हमारे पास में क्या होगा, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, थर्ड वी बाय एफ कंट्रोल, वी बाय एफ कंट्रोल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वी बाय एफ कंट्रोल को अपन बोलते हैं हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड भी हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ मेथड होगा पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड हमारे पास में होगा। नेक्स्ट हमारे पास में 5 आएगा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग भी होता है, ध्यान रखना, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी होता है। 6 हमारे पास में क्या होगा, स्लिप पावर रिकवरी, स्लिप पावर रिकवरी, स्लिप पावर रिकवरी। इसी को अपन बोलते हैं वोल्टेज इंजेक्शन मेथड भी बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज इंजेक्शन मेथड, वोल्टेज इंजेक्शन मेथड हम बोलकर चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट होगा सेवंथ, और वो रहेगा हमारे पास में कैस्केडिंग, क्या होगा, कैस्केडिंग। कौन सा मेथड होगा, कैस्केडिंग मेथड हमारे पास में रहेगा ना। तो ये हमारे पास में क्या होंगे, टोटल मिलाकर सारे स्पीड कंट्रोल के मेथड जो है वो हमारे पास में रहेंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि 7 स्पीड कंट्रोल के मेथड होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें, ये जो लास्ट वाले तीनों हैं, ये लास्ट वाले जो तीनों हैं, लास्ट वाले तीनों की बात कर रहा हूं यहां तक की, है ना, ये होते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली। जल्दी से बताएंगे पोल चेंजिंग किसके लिए होता है, बोथ के लिए होता है, या ओनली स्क्वायरल केज के लिए होता है, ओनली स्लिप रिंग के लिए होता है, जल्दी से बताओ। पोल चेंजिंग मेथड की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताएंगे। पोल चेंजिंग मेथड जो होता है वो हमारे पास में किसके लिए होता है, स्क्वायरल केज के लिए होता है, स्लिप रिंग के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, किसके लिए होता है, किसके लिए। अच्छा, ओनली स्लिप रिंग के लिए होता। बेटा अगर ओनली स्लिप रिंग के लिए होता तो मैं इस एरो को ऐसे ऊपर यूं यहाँ खींचता, मैं ना इस एरो को यहाँ नहीं रखता, मैं एरो को मैं यहाँ तक ले जाता, ओनली स्लिप रिंग होता तो। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि ओनली स्लिप रिंग नहीं होता है ना, ये होता है किसके लिए, ओनली स्क्वायरल केज के लिए, ओनली स्क्वायरल केज के लिए, ओनली स्क्वायरल केज के लिए। ये होते हैं बोथ के लिए, ये तीनों होते हैं बोथ, ये हो गए हमारे पास में बोथ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग के तीन दोनों के लिए होते हैं ना, स्टार्टिंग के तीन दोनों के लिए होते हैं, ये ओनली स्लिप रिंग के लिए होता है, और ये ओनली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि कौन किसके लिए एप्लीकेबल हमारे पास में होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वन बाय वन हमारे पास में। तो सबसे पहला मेथड जो होगा वो होगा सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, सप्लाई वोल्टेज को हम कम करते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हमारे पास में क्या होता है, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स को अगर मिक्स करूं मैं इसी में, ध्यान रखना, वोल्टेज को कंट्रोल करना है। आप मुझे बताओ, एसी मोटर पढ़ रहे हैं, एसी वोल्टेज को चेंज कौन करता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा। एसी वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। शुभम बोल रहे हैं सर पावर सिस्टम नहीं होगा। बेटा आप बोलो तो मैं अभी मशीन बंद करके अभी पावर सिस्टम स्टार्ट कर दूं। बस आपका आप बोलो, बस एक बार वो होता है ना, ऑर्डर दो जल्दी से, तो हम वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी कबीर दास जी की दो प्यारी सी लाइनें हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, है ना, तो उसका इंतजार करो, वो भी होगा, है ना। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारे पास में क्या होगा, तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में एक्चुअली क्या होता है कि एसी वोल्टेज रेगुलेटर फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी इस मेथड में, सिर्फ सप्लाई वोल्टेज को चेंज करना है। आप बोलोगे सर साइक्लो कन्वर्टर क्यों यूज नहीं किया, साइक्लो कन्वर्टर एक्चुअली क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर देता है ना।
क्या करता है, साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है, हमें सिर्फ सप्लाई वोल्टेज चेंज करना है, इसीलिए हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि बताओ सप्लाई वोल्टेज को चेंज कैसे किया जाता है, तो बाय एसी वोल्टेज रेगुलेटर। किससे करते हैं, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। किससे करते हैं हम, एसी वोल्टेज रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, हम जो है वो सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते हैं। चलिए, सप्लाई वोल्टेज को हम चेंज करेंगे बाय यूजिंग द एसी वोल्टेज रेगुलेटर, और एसी वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई वोल्टेज को कम करेगा। क्या करेगा हमारे पास में, ध्यान रखिएगा। से आप मुझे बताएंगे मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो स्पीड पर, और आपसे बोल दिया जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। आपसे बोलेगा फुल लोड टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए, किसको ध्यान रखना, फुल लोड टॉर्क को कांस्टेंट रखना है। अगर हमें फुल लोड टॉर्क को कांस्टेंट रखना है हमें, तो बताओ स्लिप पर क्या फर्क पड़ेगा और स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। ये 5 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से टोटल मिलाकर। आप मुझे बताएंगे सप्लाई वोल्टेज कम होने के साथ साथ में इन सभी पैरामीटर पर क्या इंपैक्ट होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। पावर सिस्टम की वन शॉट की वीडियो है क्या, एप्लीकेशन में बेटा फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल है। किसी को जल्दी करना है तो आप एप्लीकेशन में फास्ट ट्रैक कोर्स जाकर जो है वो वहां से आप पढ़ सकते हैं जल्दी, है ना। टॉर्क कांस्टेंट क्यों रखते हैं, आपने गाना सुना होगा ना, कौन सा वाला। सुशांत बोल रहे हैं सर टॉर्क क्यों कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके लिए गाना आपने सुना होगा कौन सा, मेरी मर्जी। बस वही है ना, कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी है ना, ये एग्जामिनर की मर्जी है। वो आपको बोलेगा कि टॉर्क कांस्टेंट है, बताओ स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा और स्लिप पर क्या फर्क पड़ेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दो, ये 3 फॉर्मूले याद रखना है ना। ये फॉर्मूले याद रखना कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है ना, वो हमारे पास में होता है 3 × 60 डिवाइड बाई 2 π n s, इनटू क्या होगा हमारे पास में E2² बाई 2x2। ठीक है, तो देखो सप्लाई वोल्टेज को कम कर रहे हो तो मैक्सिमम टॉर्क कम होगा, साफ दिख रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क कम होगा। दूसरा फॉर्मूला याद रखो, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो होता है 3 × 60 डिवाइड बाई 2 π n s। ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करवाने में ना। E2² इंटू R2 अपॉन क्या होगा, R2² प्लस क्या होगा हमारे पास में X2²। तो सप्लाई वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारे पास में स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। लेकिन जिस स्लिप पर हमारे पास में मैक्सिमम टॉर्क आएगा, आपको पता है इसको वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो फुल लोड टॉर्क, आप मुझे बताओ ये स्पीड कंट्रोल हम कहां पर कर रहे हैं, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में या रनिंग कंडीशन के अंदर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये स्पीड कंट्रोल हम कहां पर करेंगे, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में या स्पीड कंट्रोल या रनिंग कंडीशन में, कहां पर कर रहे हैं जल्दी से बताओ। ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन या फिर रनिंग कंडीशन, कहां पर करते हैं। तो हम स्पीड कंट्रोल हमेशा करते हैं, ध्यान रखिएगा, रनिंग कंडीशन के अंदर। कहां पर, रनिंग कंडीशन के अंदर, है ना। तो स्पीड कंट्रोल हम कहां पर करते हैं, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। और रनिंग कंडीशन में करेंगे तो मोटर रन कर रही होगी नियर टू फुल लोड स्पीड, कहां पर ध्यान रखना, नियर टू फुल लोड स्पीड हमारे पास में रन कर रही होगी, है ना। चलिए, कोई आया है सर स्टार्टिंग कंडीशन में, अखिलेश ने आंसर दिया है सर स्टार्टिंग कंडीशन में, 8 रनिंग कंडीशन बोल रहे हो, अच्छा ठीक है फिर सही है। सभी का आंसर एकदम सही है, इस बार करेक्ट आंसर है। नहीं तो अगर ऐसा करोगे ना, स्टार्टिंग में कर दोगे स्पीड कंट्रोल को, तो बेटा पहले दिन तलाक हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा कि पे तो पागल है, बाइक खड़ी है स्टार्टिंग में और स्पीड कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, चलाओगे तब आप स्पीड कंट्रोल करोगे, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, रनिंग कंडीशन पर जो टॉर्क होता है ना, वो होता है 3 × 60 डिवाइड बाई 2 π n s, और क्या होगा S × E2² डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा R2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आप बोलोगे सर वो कहाँ गए, वो सारा रनिंग कंडीशन पर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। क्या होगा हमारे पास में, ध्यान रखिएगा, रनिंग कंडीशन पर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। रनिंग कंडीशन पर हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि स्लिप हमारे पास में बहुत कम होती है, स्लिप 1% से लेकर
5% के बीच में होती है, तो यहाँ पर जो टर्म आती है ना एस एक्स टू स्क्वायर वाला, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं ना रनिंग कंडीशन पर। रनिंग कंडीशन पर बस इसी से आपको आंसर देना है। तो देखो वोल्टेज को अगर आप कम करोगे, ध्यान रखना यहां से एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस इंटू ई स्क्वायर, है ना। वोल्टेज कम करेंगे, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब स्लिप बढ़ेगी। तो इसका मतलब स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी, क्योंकि स्लिप और स्पीड एक दूसरे के इनवर्स होती है ना। क्लियर समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, फिर से बता रहा हूँ। फॉर्मूला याद रखना, मैक्सिमम टॉर्क में साफ दिख रहा है, वोल्टेज कम होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम टॉर्क कम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। मैक्स फुल लोड टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस इंटू ई स्क्वायर है। तो अगर आपके पास में वोल्टेज कम होगा तो स्लिप को बढ़ना पड़ेगा टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए। स्लिप को बढ़ना पड़ेगा मतलब स्पीड को हमारे पास में कम होना पड़ेगा। अब यही सारी चीजें ध्यान रखना, ये सेम होता है इसमें आंसर, है ना, इसको अलग से मत लिखो, यही आंसर सेम होगा। सेम इसके अंदर स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में भी वोल्टेज को ही हम कम करते हैं, बट इसको हम यूज नहीं करते। इसका क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मेथड हम स्पीड कंट्रोल में यूज नहीं करेंगे, तो इसको लगा देना कि ये आंसर यूज नहीं करते, क्योंकि रनिंग कंडीशन में मोटर में हैवी करंट ड्रॉ कर रही होगी, हम ले जाकर रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको पता बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वो हमारी वाइंडिंग को डैमेज कर देगी। तो हम नहीं चाहते कि डैमेज हो, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम आते हैं थर्ड मेथड पर, वी बाय एफ कंट्रोल। आप में से भी किसी ने पूछा था कि सर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ परमानेंट, तो आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर आप ही के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं डीप में इसको। V बाय एफ कंट्रोल है ना। चलिए, तो V बाय एफ कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो लिखिए यहां पर, 3 × 60 डिवाइड बाय 2 π NS, और यहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2x2, ये होता है मैक्सिमम टॉर्क। देखो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपको ये पता होगा, 120 F/P होता है, तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना, वो होता है √2, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, रिएक्टेंस जो होता है ना वो क्या होता है बताओ, ओमेगा, मतलब 2 π F × L हमारे पास में होता है। एफ और एफ क्या होगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये एफ के प्रोपोर्शनल है, ये एफ के प्रोपोर्शनल है, एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो V बाय एफ स्क्वायर, तो मैं साहब इसको प्रोपोर्शनल्स में लिख रहा हूँ ओनली। तो ये क्या होता है ध्यान रखना, V बाय एफ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्या चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो V बाय एफ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अभी मैंने मेथड का नाम ही बताया, V बाय एफ कंट्रोल। मतलब अगर V बाय एफ कंट्रोल मेथड में इफ अगर हमारे पास में क्या हो जाए बताओ, V बाय एफ का रेशियो अगर हम कांस्टेंट रखें, तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। जल्दी से बताएंगे, आप सभी बताएंगे। अगर इस मेथड में अगर हम V बाय एफ का रेशियो अगर हम कांस्टेंट रखें, तो बताओ हमारे पास में मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, आंसर आप ही बताएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे। मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, तो यानी कि V बाय एफ अगर कांस्टेंट है तो सर ये कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम टॉर्क भी तो कांस्टेंट होगा हमारे पास में। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम टॉर्क जो है ये कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क कभी भी हमारे पास में किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर, फ्रीक्वेंसी, अगर V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं बाय कीपिंग V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट, तो बताओ मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर V बाय एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, V बाय एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट है तो मैक्सिमम टॉर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगला ही क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बाय कीपिंग सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, तो बताओ मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, एग्जाम की लैंग्वेज प्रॉपर पढ़िएगा, वो कहां पूछना चाह रहा है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं बाय कीपिंग सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम।
तो डिक्रीज होगा। करेक्ट, करेक्ट आंसर है कि सर डिक्रीज होगा, हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि बताओ मैक्सिमम टॉर्क और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। ये देखे होंगे, सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना। मैक्सिमम टॉर्क और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना। ये सारी चीजें आपको पूछेगा, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट होंगे इस फॉर्मूले से होंगे ना, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पास में। चलिए, तो अब यहां से आप मुझे बताओ, मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, नॉट इक्वल टू नहीं, सॉरी, एक कांस्टेंट करना है ना, इसको इक्वल टू कांस्टेंट है, तब इक्वल टू कांस्टेंट है उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो ध्यान रखना, v बाय एफ कॉन्स्टेंट है और हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, जिस स्लिप पर स्टार्टिंग टॉर्क आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और फुल लोड टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए स्लिप पर क्या फर्क पड़ेगा और स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। ये 6 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, जल्दी से बताओ। इन 6 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, और कोई 4 जल्दी से एक बार लाइक करेंगे सेशन को, ताकि 300 हमारे कंप्लीट हो जाए। जल्दी से बताओ। क्या बोला मैंने, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो मैक्सिमम टॉर्क पर तो कोई चेंजेस नहीं है ना। इसी कंडीशन पर बताना है आपको, इस वाली कंडीशन पर, इस वाली कंडीशन पर, v बाय एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली कंडीशन पर, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम बात करें, देखो वैसे नहीं देख पाओगे, अब स्टार्टिंग टॉर्क को यहां से देखो, है ना, इस कर्व से देखो कि ये हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैक्सिमम टॉर्क सेम रहेगा। अगर आप यहां पर, ये 3 कर्व में बना रहा हूं, ध्यान रखना, इससे आप आंसर दे दोगे। ये एसएम हमारी स्लिप है, देखो एसएम होता है R2/X2। अब आपको सभी को पता है फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो एसएम बढ़ेगा। एसएम बढ़ेगा मतलब उधर जाएगा ना, ये एसएम बढ़ेगी, तो ये एसएम था तो ये एसएम डैश हो जाएगा। तो देखो, अगर हमारे पास में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी, तो जब आपने फ्रीक्वेंसी क्या की है, कम की है, फ्रीक्वेंसी कम करने से एसएम बढ़ा है, तो एसएम बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमारा एसएम बढ़ेगा, और एसएम बढ़ेगा तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होने पर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा हमारे पास में, बढ़ेगा। डिक्रीज होगा, कम कैसे हो रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एफ फ्रीक्वेंसी पर है, ये एफ फ्रीक्वेंसी पर है, अब मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो रिएक्टेंस कम हो गया, तो एसएम बढ़ गया, तो एसएम बढ़ेगा, तो पहले ये स्टार्टिंग टॉर्क था, तो अभी स्टार्टिंग टॉर्क ये होगा तो बढ़ गया ना स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, यहां पर ध्यान रखना, ये एफ फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये एफ वन लेस देन एफ की होगी और ये एफ टू ग्रेटर देन एफ की होगी, है ना। अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, बढ़ाने पर एसएम कम हो जाएगा, स्लिप इधर कम हो जाएगी, स्लिप कम होगी तो हमारे पास में स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां पर अभी मैं इसके लिए रिजल्ट लिख रहा हूं, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इस केस में स्लिप हमारी बढ़ रही है और स्पीड हमारी कम हो रही है। समझ में आ गया सभी को, एक बार समझ में आ गया तो जल्दी से बता देंगे कि यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं इसके आगे, V बाई एफ कंट्रोल मेथड के बाद में अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में क्या रहेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में होगा पोल चेंजिंग मेथड। उसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, पोल चेंजिंग में बस याद रखो पोल को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगले वाले पर आते हैं, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल पर, है ना। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, इंडक्शन पूरा ही। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल की अगर हम बात करें, आपको अभी मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही, आप ही आंसर बता दो। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा,
जिस स्लिप पर स्टार्टिंग टॉर्क आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए, टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए स्लिप पर क्या फर्क पड़ेगा और स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, कोई नहीं बेटा करवाने दीजिए यार, कुछ का तो भला होगा बच्चों का। कुछ लोग अभी ध्यान रखना अभी क्वेश्चन भी लेकर आएंगे थोड़े से वाईटी पर, लेकिन वो क्वेश्चन का उतना माहौल बनाएंगे ना कि हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बेटा इतने क्वेश्चन तो हम वैसे ही कर लेते हैं हर पूरे साल भर में। चलिए गुजरात के कौन कौन है गुजरात के, जल्दी से बता दो, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ एक। गुजरात के कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी क्लास के अंदर, क्योंकि आपका पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, तो आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है ना। कितनी वैकेंसी आई है, बस 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ना। तो गुजरात के जो भी हैं आप सभी के लिए किस में आई है, G SSS, 1 मिनट वेट कीजिए, G SSS के अंदर वैकेंसी आई है गुजरात स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस के अंदर। और यार इनको बोला करो यार हिंदी में लिख दे, गुजराती में लिखते हैं पता ही नहीं चलता है। तो मैं इसको नोटिफिकेशन को भेज दे रहा हूँ कहाँ पर, ग्रुप के अंदर, आप मुझे इसकी हिंदी करके बता दीजिएगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है, क्योंकि उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में लिखी हुई है, वैकेंसी नंबर भी गुजराती में ही लिखा हुआ है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा वालों के लिए ना, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है पूरी, इतना तो मुझे समझ में आ गया है ना। तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है G SSS के अंदर। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया ना नोटिफिकेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अदर स्टेट यार वो गुजराती लैंग्वेज मांगते हैं ना, वहां पर अदर स्टेट का थोड़ा सा कमी होता है ना, अदर स्टेट नहीं होते उसमें, गुजराती लैंग्वेज कंपलसरी होती है आपको। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड को और किस नाम से जानेंगे, ऐसा तो कुछ नाम नहीं, मैंने तो नहीं सुना है, एक बार आप बता दो कोई अगर हो तो मैं चेक कर लूंगा उसको। चलो तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हमारे पास में क्या होगा ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, स्टार्टिंग टॉर्क फर्स्ट इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज होगा हमारे पास में, ये R2/X2 होती है, ध्यान रखना R2/X2, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे SM बढ़ेगी, टॉर्क को कांस्टेंट रखना है तो टॉर्क जो है वो आपके पास में क्या होगा, तो ध्यान रखना टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप डिवाइड बाय R2 होगा। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो ये फॉर्मूले याद रखना, टॉर्क जो है वो स्लिप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अभी हमें रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ही बात करनी है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, टॉर्क को कांस्टेंट रखना है तो स्लिप को बढ़ना पड़ेगा। क्यों बताओ, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल होगा तो स्लिप भी डबल होगी, तब जाकर दो से दो कैंसिल होगा, टॉर्क कांस्टेंट रहेगा हमारे पास में ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क कम होना चाहिए, लेकिन टॉर्क को कांस्टेंट रखना है तो स्लिप को बढ़ना पड़ेगा, तो स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड हमारे पास में कम हो जाएगी। या तो आप ऐसे याद रख लो, आप बोलोगे सर ये तो बहुत टफ है, लेकिन एग्जामिनर बहुत बार ये रिलेशन पूछा हुआ है कि टॉर्क स्लिप और रोटर रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है रनिंग कंडीशन पर। बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखना चाहते हो, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये R2 के लिए है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी जाएगी, मतलब
रेजिस्टेंस बढ़ने पर ये R2 है और ये R2 डैश हमारे पास में है, ग्रेटर देन पर है ना। तो ये रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो कैरेक्टरिस्टिक उधर शिफ्ट होगी, उधर शिफ्ट होने का मतलब है स्लिप बढ़ती है, ठीक है। तो ये स्लिप 0 होगा तो स्लिप इधर बढ़ेगी, और स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी। सेम आंसर यहां से भी आ रहा है ना। आप यहां से देखो या फिर वहां से देखो, कैसे भी देखो आंसर आपका एकदम सही आएगा ना। आंसर हमारे पास में एकदम क्या होगा, सही आंसर जो है वो रहेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल के बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट होता है स्लिप पावर रिकवरी। नेक्स्ट होगा सिक्स्थ स्लिप पावर रिकवरी। स्लिप पावर रिकवरी मेथड, स्लिप पावर रिकवरी मेथड, स्लिप पावर रिकवरी मेथड हमारे पास में होगा। चलिए, तो स्लिप पावर रिकवरी मेथड में अगर हम बात करें, इसी का नाम होता है वोल्टेज इंजेक्शन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं, रोटर साइड में वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं रोटर साइड में वोल्टेज। आप मुझे बताओ, रोटर साइड में जो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो इंजेक्टेड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर या रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इंजेक्टेड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड वोल्टेज क्या होती है हमारे पास में, तो इंजेक्टेड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में होती है इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी, मतलब स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर हमारे पास में होती है। अगर इंजेक्टेड वोल्टेज एग्जिस्टिंग वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो ध्यान रखना टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप इनटू ई स्क्वायर या वी स्क्वायर से रिलेशन याद रखना। अगर इंजेक्टेड वोल्टेज एग्जिस्टिंग वोल्टेज को बढ़ाएगा तो टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, ये बढ़ेगा तो स्लिप को कम होना पड़ेगा, स्लिप अगर कम होगी तो स्पीड को बढ़ना पड़ेगा। या फिर अगर इंजेक्टेड वोल्टेज इसको कम करे तो स्लिप को बढ़ना होगा, स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड को कम होना होगा। तो ये हमारे पास में 4 क्वेश्चन बनेंगे थ्योरेटिकली इसके, है ना। थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपके पास में ये बनेगा। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है किसके बारे में, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और स्पीड के बारे में ना, रिलेशन स्लिप स्पीड वोल्टेज टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए। लास्ट हमारे पास में मेथड होगा कैस्केडिंग। यहीं पर ध्यान रखना, स्लिप पावर रिकवरी मेथड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दो नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो ड्राइव्स अपन यूज करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स का नाम बताएंगे आप मुझे, स्लिप पावर रिकवरी मेथड की जो ड्राइव्स होती है उसका नाम बताएंगे। नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है, नाम नहीं सुना होगा आपने पढ़ा भी होगा। क्रेमर ड्राइव्स एंड सर्विस ड्राइव, नाम सुना है आपने, क्रेमर ड्राइव्स एंड सर्विस ड्राइव, नाम सुना है आपने। एक्सप्लेन इन कन्नड़ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का बोल रहे हो क्या, पहले आप मुझे आइए कन्नड़ लैंग्वेज सिखाइए, फिर मैं कन्नड़ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, ऐप वाला फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं परवेश। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या हुआ, क्रेमर और सर्विस ड्राइव होता है यहाँ पर, है ना। लास्ट मेथड हम बात करते हैं, सेवंथ मेथड कैस्केडिंग। क्या होता है हमारे पास में, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग। तो कैस्केडिंग में अपन क्या यूज करते हैं, ये मेथड किसके लिए होता है ध्यान रखना, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यहाँ पर जो दो मोटर हम यूज करते हैं, एक को सप्लाई हम देते हैं एफ फ्रीक्वेंसी की, और यहाँ पर शाफ्ट होती है, इसकी 3 स्लिप रिंग्स होती है, इसकी जो शाफ्ट है, और दूसरी मोटर की जो शाफ्ट है वो क्या होती है ध्यान रखना, टाइटली कपल्ड होती है हमारे पास में। ये इधर दूसरी इंडक्शन मोटर होती है। यहाँ पर स्लिप रिंग से जो 3 टर्मिनल होते हैं वो दूसरी मोटर को सप्लाई के लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है दूसरी मोटर के सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो पहली मोटर की जो स्लिप फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो दूसरी मोटर की स्लिप फ्रीक्वेंसी, पहली मोटर की जो स्लिप फ्रीक्वेंसी है दूसरी मोटर के लिए इनपुट की फ्रीक्वेंसी का काम करती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का काम करती है हमारे पास में ना। ध्यान रखिएगा, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी का काम करती है हमारे पास में। तो यहाँ पर दो मोटर यूज करते हैं, 1 और 2 मोटर यूज करते हैं। मान लो अगर इसके पोल P1 है, इसके पोल P2 है, तो मैक्सिमम ऑल पॉसिबल स्पीड कितनी होती है, जल्दी से बताओ, कितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हमारे पास में होती है ना। चलो, जल्दी से बताओ।
नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे। मैक्सिमम 4 वेरिएबल स्पीड होती है ना। 4 वेरिएबल स्पीड में 120 एफ डिवाइड बाय, एक तो P1 होती है, दूसरी 120 एफ डिवाइड बाय P1 प्लस P2 होती है, और नेक्स्ट हमारे पास है 120 एफ डिवाइड बाय P2 होती है, हमारे P1 माइनस P2 होती है, और 120 एफ डिवाइड बाय क्या होती है, P2 होती है। ये टोटल मिला के ऑल 4 वेरिएबल स्पीड हमारे पास में पॉसिबल हो पाती है, हमारे पास में किसके अंदर, इंडक्शन मोटर के अंदर, है ना। यहाँ पर 4 वेरिएबल स्पीड हमारे पास में पॉसिबल हो पाती है इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ऑल 4 वेरिएबल स्पीड हमारे पास में पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट, चलिए 35 के लिए आप सभी को भी बधाई हो बहुत बहुत। ये आप सभी का प्यार है, उसी की बदौलत अपन इतना जल्दी ग्रो कर रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, या कल आगे बढ़े, आज यहीं स्टॉप करें, 2 घंटे हो गए। कल हम थोड़ा आधे पौन घंटे का और बचा हुआ ही है, ज्यादा नहीं, बस ब्रेकिंग पढ़ेंगे, कॉगिंग क्रॉलिंग और डीप बार डबल केज और कुछ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। आधे घंटे में कल खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो कल आधे घंटे में अपन इसको खत्म करके फिर हम स्टार्ट कर देंगे सिंक्रोनस मोटर, फिर लास्ट रहेगा हमारा स्पेशल और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, है ना। तो कल आपका सिंक्रोनस स्टार्ट भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको दोस्तों को शेयर करना है। और आज आज के लिए ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट अभी मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास, डिमांड कर रहे हैं। तो आज आज के लिए मैं आरएम बेच की प्राइस 499 में कर रहा हूँ। और अभी आज जो है आरपीएससी एएन का जो पेपर हुआ था, उसमें से कम ध्यान रखना, आरएम बेच में से 40 से 50 क्वेश्चन एज इट इज आए थे बिना ऑप्शन चेंज किए। और ये जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ लेना, 40 से 50 क्वेश्चन बिना ऑप्शन चेंज किए आरएम बेच में से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे फ्यूचर में आरएम बेच ऐसा होगा कि आप थ्योरी आती है, आरएम बेच के क्वेश्चन लगा लो, एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर लेता हूँ, है ना। तो ये 499 अभी मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगा, 10 मिनट बाद, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें करवा रखे हैं, 6000 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, और आगे जाने पर ये आरआरबी के एग्जाम तक 10 से 12 हजार क्वेश्चन का एक कंप्लीट पैकेज होगा आपके पास में, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।